कुछ इंसान अपने लाइफ की एक ऐसी लूप में फंस गए जो बार बार रिपीट हो रहा था। एंड में तो उन्हें ब्रह्मांड की एक कड़वी सच्चाई के बारे में पता चला। इस मिस्टीरियस कहानी की शुरुआत होती है एरन नाम के एक आदमी को दिखाते हुए जो कि एक स्टोर में काम करता था। एरन को अब अचानक एक कैसेट मिलती है जिसके अंदर कुछ वीडियोस मौजूद थी। अब उसके अंदर क्यूरियोसिटी बढ़ने लगी कि इतने सालों से ये कैसेट यहाँ पर क्या कर रही है। उसे देखना था कि ये कैसेट के अंदर कौन से वीडियोस हैं। अब यहाँ एरन का भाई लगातार मोबाइल पर मैसेज करता है कि हमें बचे हुए पैसों से बैटरीज खरीदनी है। उनके कार में कुछ खराबी आ चुकी है तो उसे ठीक करना होगा। लेकिन एरन का ध्यान उस जगह पर बिल्कुल भी नहीं जाता। उसने तो बचे हुए पैसों से एक नॉर्मल कैमरा खरीद लिया उस कैसेट के अंदर की वीडियोस देखने के लिए। अब जब यहाँ पर वो कैमरा लेकर घर पर आता है तो उसका भाई जस्टिन भी मौजूद था। जस्टिन तो सबसे पहले गुस्सा हो रहा होता है क्योंकि एरन ने बचे हुए पैसे से बैटरी खरीदने के बजाय एक कैमरा खरीद लिया। पर फिलहाल के लिए वो कैसेट डालकर अपने भाई को भी दिखाता है वो सारी वीडियोस। उन वीडियो के अंदर एना नाम की एक लेडी मौजूद थी जो कि कैंपा कैडिया नाम के एक कल्ट ग्रुप से बिलोंग करती है और वो उनके सारे अपडेट्स दे रही थी। एना ने तो कहा कि यहाँ सारी चीजें ठीक है लेकिन कोई एक गड़बड़ी हो चुकी है जिसे सॉल्व करना जरूरी होगा। यह सारी चीजें किसी लूपिंग या फिर मल्टीवर्स की थियरी से रिलेटेड थी। अब वो कुछ जान पाते उससे पहले वो वीडियो बंद हो जाती है। हमें यहाँ पर यह बात भी पता चली कि एरन और जस्टिन दोनों ये भी कैंपा कैडिया नाम के कुछ ग्रुप से बिलोंग करते थे। कुछ समय पहले वो उन सारे लोगों के बीच रहकर काम किया करते, लेकिन उनके फादर एंड मदर के कार एक्सीडेंट के बाद वो दोनों यहाँ पर नॉर्मल लाइफ गुजारने लगे। जस्टिन के हिसाब से वो पूरा कल्ट ग्रुप बहुत ही ज्यादा बेकार है। वो लोगों के साथ अत्याचार करते हैं लेकिन सभी के सामने शो नहीं करते। एक तरीके से जस्टिन उन्हें कातिल मानता था। वहीं दूसरी तरफ एरन को वो ग्रुप बहुत अच्छा लगता है। एरन चाहता था कि वो सब ये सारा काम छोड़कर वापस उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाएं। ये इसीलिए क्योंकि एरन और जस्टिन की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं होती। वो किसी भी तरीके से छोटा मोटा काम कर लिया करते अपनी फैमिली को चलाने के लिए। इवन जस्टिन की तरह कई सारे लोग जो इस कल्ट ग्रुप को एक गुनहगार मानते थे वो उनसे नफरत करते हैं। जब ये बात आसपास के लोगों को पता चली कि एरन और जस्टिन भी इससे पहले उस ग्रुप का हिस्सा थे तो उन दोनों के पास ज्यादा कोई घुलता मिलता नहीं था। ना ही उनके दोस्त होते हैं और ना ही दोनों में से किसी की गर्लफ्रेंड थी। ऐसे तो वो अपना परिवार कभी बढ़ा ही नहीं पाएंगे। वो दोनों तुरंत ही सुबह निकल जाते हैं छोटा मोटा काम करने के लिए। अब एक दिन यहाँ पर बार्बर के लिए पैसे ना होने के कारण एरन ही जस्टिन के बाल काट रहा था। दोनों में बहस चल रही होती है कि वो ग्रुप किस तरीके से गलत है या फिर नहीं। जस्टिन अपने फैसले पर टिका रहता है कि ये ग्रुप बहुत बेकार है और हमें वहां कभी नहीं जाना चाहिए। एरन तो अब यहाँ पर बहुत गुस्सा हो गया और उसने जस्टिन के अजीब तरीके के बाल काट दिए और वहां से भाग गया। जस्टिन अपने भाई की इस बिहेवियर से बहुत परेशान हो जाता है, लेकिन वो कर भी क्या सकता था क्योंकि उसकी फैमिली में अब सिर्फ उसका भाई ही है। वो दोनों साइकेट्रिस्ट के भी पास जाते हैं कि कैसे उन्हें ये दूसरी लाइफ एक्सेप्टेड नहीं है। जब तक वो कल्ट ग्रुप से बिलोंग करते थे तो उनके पास कोई टेंशन नहीं होती थी, लेकिन उसके बाद की लाइफ बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है। बहुत ज्यादा सोच विचार करने के बाद अब तो जस्टिन भी रेडी हो गया था एरन की बात मानकर उस कल्ट ग्रुप में वापस ज्वाइन होने के लिए। वो कल्ट ग्रुप बहुत ही डेजर्टेड एरिया में था, तो सबसे पहले वो दोनों कुछ पैसे जमा करके अपनी कार को ठीक करते हैं और फिर कार में बैठकर सीधा निकल पड़ते हैं उस डेजर्टेड एरिया की तरफ। अब इस मोमेंट पर हमें पता चला कि एरन और जस्टिन के पेरेंट्स कार एक्सीडेंट में मारे गए थे। उनका उसी हाईवे पर एक्सीडेंट हुआ था जिस पर अभी वो ट्रेवल कर रहे होते हैं। तो इसीलिए अब वो दोनों भाई अपनी कार को हाईवे पर रुकते हैं और उस स्पॉट पर चले जाते हैं जहां एक्चुअल में उनके मॉम एंड डैड का एक्सीडेंट हुआ था। एक तरीके से वो उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रे कर रहे थे। अब एरन और जस्टिन नोटिस करते हैं कि उस जगह पर छोटे मोटे कुछ खिलौने बनाए गए हैं। उन्हें पता था कि ये खिलौने कई साल पहले उन्होंने ही बनाए थे, बट वो इस तरीके से कैसे सेफ हैं उन्हें समझता ही नहीं। अब जब यहाँ जस्टिन एक तरफ देख रहा था तो उसे हाईवे एकदम अजीब सा लगता है और उसके दोनों तरफ बहुत ही स्ट्रेंज लकड़ियां लगाई गई थी। जब वो दूसरी तरफ देख रहा था तो ऐसा लगता है कि ये मिरर रिफ्लेक्शन है। जस्टिन तुरंत ही एरन को ये बात बताने के लिए जाता है, लेकिन अगले मोमेंट में सब ठीक हो गया था। जस्टिन एकदम से कंफ्यूज था और वो ठीक से कुछ भी बता भी नहीं पाता। अब बिना ज्यादा कुछ सोचे दोनों कार में बैठते हैं और सीधा अपने कल्ट ग्रुप के पास चले जाते हैं। उस बड़े से कल्ट ग्रुप के अंदर जाने पर उन्हें एक आदमी डेव नाम का दिखाई देता है जो अजीब तरीके की क्रीपी स्माइल कर रहा था। उसे इग्नोर करके दोनों ही अब एंट्री मार लेते हैं उस घर के अंदर जहाँ सारे मेंबर्स रहते हैं। सभी मेंबर्स बैठकर अजीब तरीके की बियर पी रहे थे जो उन्होंने बनाई थी और वो इस तरीके की बियर को अपने फार्म में बनाते हैं और उनका बिजनेस करते हैं। इससे ही पूरे कल्ट ग्रुप का खर्चा चलता था।
एरन और जस्टिन का भी अच्छी तरीके से स्वागत किया जाता है और सभी उनसे अपना इंट्रोडक्शन देने लगे थे। पता नहीं डेव नाम का वही आदमी पीछे वाले डेस्क पर बैठकर अभी भी हंस रहा था। ये तो अब बहुत ज्यादा स्ट्रेंज होता चला जाता है, लेकिन अभी भी जस्टिन और एरन उसे इग्नोर ही कर रहे थे। कई सारे मेंबर से मिलने के बाद उन्हें अपना कमरा दिखा दिया जाता है जहाँ पर दोनों रहेंगे, लेकिन उनके साथ जो खतरनाक चीजें होने वाली हैं उसकी तो ये शुरुआत है। अपने रूम में दोनों भाइयों को बी क्वाइट का नोट भी मिलता है। आखिर ये किसने किया था उन दोनों में से किसको भी नहीं समझ रहा था, पर अब एरन अपने भाई जस्टिन को बताता है कि वो एना में इंटरेस्टेड है। उसे वो बहुत पहले से ही पसंद थी, लेकिन जस्टिन उसे रियलाइज करा रहा था कि ये कई साल पहले की बात है। अब तक तो एना का कोई बॉयफ्रेंड भी बन गया होगा। एरन इन चीजों पर बिल्कुल भरोसा नहीं करता और अपना ट्राई करता है। अगले दिन जस्टिन जब सुबह वॉक करने के लिए गया था तो उसने देखा वहाँ के लोग कितने खुश हैं। वो अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज करते हैं खुद को बिजी रखने के लिए। उनमें से कई लोग तो निशानेबाजी की प्रैक्टिस कर रहे थे। आखिर इन चीजों की उन्हें क्या जरूरत है ये तो जस्टिन को नहीं समझ रहा था। पर जस्टिन जब थोड़ा आगे जाता है तो उसे अपना कार्ल नाम का एक पुराना दोस्त मिलता है, लेकिन आवाज देने पर भी कार्ल उसकी तरफ देखता ही नहीं और बहुत गुस्से से आगे चला जाता है। जस्टिन के पास इसका भी जस्टिफिकेशन नहीं था। अब यहाँ धीरे धीरे जैसे रात हो रही थी, सभी बॉन फायर के सामने बैठकर मजे करते हैं। हमें तो हेल नाम का एक आदमी दिखाया गया जिसने कि जस्टिन को अपने केबिन में बुलाया। हेल के बोर्ड पर एक इक्वेशन लिखा हुआ था जो वो तब से ही सॉल्व नहीं कर पा रहा है और कई साल पहले इन्हीं प्रॉब्लम्स को वो जस्टिन के साथ मिलकर सॉल्व किया करता था। यानी एक तरीके से हेल जस्टिन से ये सॉल्व करने के लिए बोल रहा है। साथ ही साथ उसने ये भी पूछा कि तुम दोनों भाई इतने सालों बाद वापस क्यों आए, इसके पीछे कोई रीजन हो सकता है। जस्टिन ने साफ साफ बता दिया कि हमें एक वीडियो मिली थी जिस पर एना और इस पूरी कैंप की फोटोज मौजूद होती हैं। उनके हिसाब से हमें वापस आ जाना चाहिए तो हम आ गए। पर हेल को इस किसी भी वीडियो कैसेट के बारे में नहीं पता होता। उनमें से किसी ने भी वीडियो कैसेट नहीं भेजा अपने इस कल्ट ग्रुप का। अब उन दोनों में ये बात चलते ही रहती है, तभी वो दोनों बाहर आ गए। वहां पर तो एक मेंबर सभी को मैजिक ट्रिक्स दिखा रहा था। जस्टिन भी जब उसके पास जाता है तो वो अपने कार्ड से कई सारी चीजें दिखाने लगा, लेकिन जस्टिन उसे पकड़ लेता है। इस बात पर वो आदमी जस्टिन को एक और मैजिक ट्रिक दिखाने लगा और बोलता है कि तुम अपनी आंखें बंद करो। उसके हाथ में एक बॉल थी और यहाँ जस्टिन जब अपनी उंगलियां ओपन करेगा तभी वो बॉल ऊपर से नीचे गिरेगी। यानी अगर वो 1 घंटे तक अपने हाथ नहीं खोलता है तो वो बॉल 1 घंटे के लिए ऊपर ही रहेगा। जस्टिन ने जब ऐसा किया तो लिटरली यही चीजें होती हैं। यानी एक तरीके से ये सच में मैजिक था। अब इसके पीछे कौन सा ट्रिक लगाया गया होता है ये जस्टिन को तो नहीं समझता। वहीं दूसरी तरफ एरन दिखाया गया जो कि एना के साथ बातचीत कर रहा था। उसे तो पहले ही एना में इंटरेस्ट होता है तो वो उससे फ्लर्ट भी करने लगा। एना उसे अपने कई सारी फोटोग्राफ्स और पेंटिंग्स दिखाती हैं जो उसने यहाँ रहकर बनाई थी। एरन हर एक चीजें अच्छी तरीके से समझता और बहुत ही अच्छी तरीके से बातें करता। वहाँ बाहर की तरफ अब सभी लोग मिलकर एक गेम खेलने लगे थे। वहाँ पर एक रस्सी बंधी हुई थी जो सीधा आसमान की तरफ जाती है। अब दूसरी छोर पर कौन था उन्हें बिल्कुल नहीं अंदाजा। ऐसा लग रहा था कि हवा में कोई तो है जिसने रस्सी को पकड़ कर रखा है और अब सभी को एक एक करके रस्सी के छोर से खींचना होगा और अपने अपोनेंट को हराना होगा। जो भी जीतेगा उसे स्पेशल ट्रीटमेंट दी जाएगी। पहले कुछ लोग ट्राई करते हैं लेकिन वो इसमें नाकामयाब हो गए। एरन ने जब फर्स्ट टाइम में ट्राई किया तो वो बिल्कुल भी खींच नहीं पा रहा था। सभी लोग उस पर हंस रहे थे और एरन को एना के सामने काफी फ्लेक्स करना था। इसीलिए अब एरन उस पूरी रस्सी को अपने बॉडी पर बांध देता है। वो अपना पूरा बॉडी वेट पीछे की तरफ लगा रहा था जिससे कि वो आखिरकार रस्सी को खींचने में कामयाब हो गए। एना भी कहीं न कहीं उससे खुश दिख रही थी। लेकिन अब बारी आती है जस्टिन की। जस्टिन स्टार्टिंग से ही थोड़ा नर्वस लग रहा था क्योंकि उसने ऐसे गेम्स नहीं खेले हैं। फिर भी सभी की कन्विंस करने पर वो गेम खेलने चला गया और रस्सी को खींचने की कोशिश करता है। बट उसने शुरुआत में ही रस्सी को धीमा पकड़ा था जिससे कि वो आगे की तरफ गिर गया। इस पूरे प्रोसेस में जस्टिन के हाथ पर चोट लग जाती है। सभी एकदम टेंस में देखने लगे कि आखिर ये जस्टिन को क्या हुआ। जस्टिन ने ये देखा कि देव को उसे चोट लगने की वजह से बहुत खुशी हो रही है, यानी इसके पीछे कुछ न कुछ तो रीजन हो सकता है। अब एक दूसरी लड़की जस्टिन को घर में लेके जाकर उसकी मरहम पट्टी करती है। ये बात एरन बहुत ही भली भांति जानता था, इसीलिए वहां आने के बाद एरन ने जस्टिन को इशारा किया कि तुम इस लड़की को डेट कर सकते हो, ये बहुत ही अच्छी है। लेकिन पता नहीं क्यों जस्टिन एकदम गुस्से में उठकर वहां से चला जाता है। उसे पता नहीं एक अजीब सी चिंता हो रही थी जो अंदर से उसे खाए जा रही होती है। अब एरन और जस्टिन जब लेट नाइट वॉक कर रहे थे तो एरन ने उससे कहा कि हम एक दिन और रुक जाते हैं। यहाँ पर उन्हें बहुत ही अच्छा लग रहा है और वो कंफर्टेबल फील कर रहा था। अब जस्टिन ये नहीं करना चाहता था, लेकिन जब वो देखता है कि एरन खुश है तो वो उसकी खुशी के लिए एक दिन और रुकने का डिसाइड करता है। अब यहाँ जब वो अपने केबिन की तरफ जा रहे थे तो उन्हें एक और क्वाइट होने का नोट मिला। पता नहीं ये कौन लिख रहा था, लेकिन उन्हें वो फॉलो नहीं करते और सोने चले जाते।
सोते हुए तो जस्टिन एरन से पूछता है कि क्या तुम सच में एना से प्यार करते हो। एरन ने बताया कि शायद एना भी मुझसे कई साल पहले प्यार करती थी और अब वो प्यार खत्म हो चुका है, उसे वो प्यार वापस जगाना होगा। अब अगले दिन जब वो दोनों आगे बढ़ रहे थे तो उन्हें टिम नाम का एक आदमी मिलता है। टिम तो किसी एक अबेंडन हाउस के सामने खड़ा हुआ था जिसे लॉक किया गया होता है। पूछने पर टिम ने यही बताया कि यहाँ पर बेकार चीजें रखी जाती हैं, मैं सिर्फ इसकी प्रोटेक्शन करता हूँ। एरन और जस्टिन उस जगह पर कई सारी चीजें एक्सप्लोर भी करने लगे थे, जैसे कि शूटिंग की प्रैक्टिस करना और इंजॉयमेंट के लिए अलग अलग एक्सरसाइजेस। ये सारी चीजें उन्होंने कई सालों से नहीं की थी, पर अब उन्हें काफी अच्छा लग रहा होता है इन चीजों के बाद। जस्टिन जब वॉक कर रहा था तो उसे काल वापस से दिखाई देता है। वो काल से बात करना चाहता था, लेकिन काल पता नहीं क्यों दूर भाग जाता है। इस बार जस्टिन काल का पीछा करते हुए वहां पहुंचा तो, लेकिन काल गायब हो चुका था और वहां सिर्फ उसके शूज मौजूद होते हैं। ये सब बहुत ही स्ट्रेंज लग रहा था क्योंकि कोई भी अच्छे से उन्हें बता ही नहीं रहा होता। अब जब जस्टिन यहाँ थोड़ा और आगे जाता है तो उसे एक हलचल सुनाई दी, जिसकी वजह से कई पेड़ नीचे गिर जाते हैं। वहां पर तो अब छोटे छोटे से फोटोग्राफ्स मौजूद थे जो वो उठा लेता है, पर अब एक अजीब सी आवाज चारों तरफ घूमने लगी जो उसके सर में एकदम दर्द पैदा कर दे रही थी। जस्टिन ये बिल्कुल भी नहीं समझ पाता और उसे लग रहा था कि कोई जानवर यहाँ पर आ चुका है। वो अपनी सलामती के लिए वापस पीछे की तरफ चला गया, बट ये सारी बातें वो बाकी लोगों को कैसे बताएगा यही नहीं समझता। हमें तो अब एक टेंट दिखाया गया जहाँ चारों तरफ अजीब तरीके की लकड़ियां लगाई गई होती हैं। ये लकड़ियां किसी चीज की प्रोटेक्शन कर रही थी, इस बार की तो श्योरिटी मिल जाती है, पर वो खतरनाक चीज क्या है अभी तक ये पूरी तरीके से मिस्ट्री है। अब रात के समय हर कोई उस चैम्बर के अंदर मौजूद होकर कैरियोके नाइट को एंजॉय कर रहा था, लेकिन जस्टिन को अभी भी उन बातों का समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उस जगह पर हुआ क्या। ऐसा लग रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। जस्टिन तुरंत ही बाहर आकर अपने भाई एरन को बुलाता है और उसे सारी बातें समझाने की कोशिश करता है। उन्हें चारों तरफ वही नोट्स दिखाई दे रहे थे जो क्वाइट रहने के लिए बोलते हैं। जस्टिन ने तो वो सारे पोलराइड फोटोज भी दिखा दिए जिसमें किसी के होने का एहसास हो रहा था। अब एरन तो छोटा होता है, उसे इन चीजों के बारे में कुछ समझता ही नहीं। उसे यही थॉट आ रहा था कि जस्टिन को यहाँ से जाना है, तो वो कुछ न कुछ बहाना बना रहा है यहाँ से निकलने के लिए। लेकिन दोनों ही शॉक तब हो गए जब वो आसमान की तरफ देखते हैं। वहां पर एक मून नहीं बल्कि 2 मून थे जो काफी ज्यादा क्रीपी लग रहा होता है। इन चीजों को पता करने के बाद जस्टिन तो एकदम चौंक गया था, पर एरन को ऐसा लग रहा होता है कि ये सब हमारी आंखों का छलावा है, ऐसी चीजें नहीं होती और ये सिर्फ एक सपना है। जस्टिन ने तो अब पोलराइड फोटो ले ली और उस बारे में और जांच पड़ताल करने के लिए आगे बढ़ गया। वहीं एरन वापस उन सारे लोगों के साथ कैरियोके नाइट एंजॉय करने के लिए चला जाता है। जैसे लग रहा था कि एरन को जो गड़बड़ हो रही है उसके कुछ फर्क ही नहीं। एरन तो अब चैम्बर में मौजूद एना से बातचीत करने लगा और उसके साथ एक वॉक पर भी जाता है। एना उसे लेकर एक ऐसी जगह पर आ गई जहां कई सारी अजीब तरीके की स्टिक लगाई गई थी। सामने की तरफ 2 मून साफ साफ दिख रहे होते हैं, पर ऐसा प्रतीत होता है कि एरन के ऊपर किसी ने जादू कर दिया है। ये सारी स्टिक्स एक ऐसी फॉर्मेशन बनाती हैं जो किसी अलग ही पैरेलल यूनिवर्स को जोड़ती हैं। पर एरन यही पूछता है कि तुमने हमें वीडियो टेप भेजकर यहाँ क्यों बुलाया। एना को इन चीजों के बारे में बिल्कुल नहीं पता क्योंकि उसने कभी वीडियो टेप भेजी ही नहीं थी। जब तक एरन कुछ और पूछ पाता तब तक वो दोनों वहां से चले जाते हैं। अब जस्टिन तो उसी लेडी के पास आता है जिसने की उसकी फर्स्ट एड की थी। उस लेडी को पेंटिंग करने का बहुत शौक था, लेकिन जब जस्टिन ने देखा कि वो क्या बना रही है तो पता चला कि ये कोई पागल आदमी है जिसके हाथ में 2 गन है और वो चारों तरफ फायरिंग कर रहा है। इससे पहले वाली पेंटिंग में भी जस्टिन ने 2 आंखें देखी थी आसमान के अंदर। शायद वो एक तरीके से उन दोनों मून्स को डिक्टेट कर रही होती है। सुबह होने के बाद जस्टिन फिर टीम को देखता है जो उसी घर के सामने पर रखवाली कर रहा था। उसे जानना था कि अंदर क्या मौजूद है जिससे कि ये लोग उसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। फिलहाल बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होने के कारण जस्टिन और एरन फिशिंग करने चले जाते हैं बोट लेकर। जस्टिन को ये जवाब पता ही करने थे क्योंकि इस जगह से कई सारी काली काली परछाई आ रही थी। उसने तुरंत ही अपने कपड़े निकाले और सीधा पानी के अंदर कूद गया। एरन तो चिल्लाते रहता है कि जल्द से जल्द ऊपर आ जाओ, और अब थोड़ी देर के अंदर जस्टिन एक छोटा सा बॉक्स लेकर ऊपर आता है। इसके अंदर पता नहीं कौन सी मिस्टीरियस चीज होगी, लेकिन इससे पहले उन्हें पानी से निकलना होगा क्योंकि उनके बोट के ठीक नीचे एक अजीब तरीके की परछाई चारों तरफ फैलती जा रही है। जैसे लग रहा था कि उसके अंदर जान है और वो उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रही थी। किसी भी तरीके से किनारे पर आने के बाद वो उस बॉक्स को ओपन करते हैं। बॉक्स में कई सारे पत्थर मौजूद थे और साथ ही साथ वहाँ एक टेप और होता है। अब इस टेप में कौन सी मिस्टीरियस चीज होगी उन्हें नहीं पता, ये तो देखने पर ही आइडिया होगा। अब बाकी लोगों के पास आने के बाद जस्टिन उस लेडी के बनाई गई पेंटिंग को देखता है जिसने उसी तरीके के ब्लैक क्रिएचर के बारे में डिक्टेट किया था जो कि पानी में दिखा होता है। ये क्रिएचर कई सालों से इसी जगह पर मौजूद है।
लेकिन सभी लोग तो उसे एक मजाक समझते हैं। एरन ने जब वो कैसेट दिखाई तो उसे वो प्ले करके देखने लगे। अब उस कैसेट में पता चला कि उसमें एरन और जस्टिन की जवानी वाली वीडियोस हैं और वो दोनों उस समय वही डिस्कस कर रहे थे कि ये पूरी कल्ट वाले ग्रुप किसी अनजान ब्लैक शक्ति की वजह से बनाई गई है। जस्टिन इसे मानता था लेकिन एरन इसके अगेंस्ट होता है। उसके हिसाब से ये कल्ट ग्रुप बहुत ही अच्छा है जहाँ एंजॉयमेंट के साधन मौजूद होते हैं। यानी ये दोनों भाई कल्ट ग्रुप के ऊपर पहले से ही डिस्कशन करते आ रहे हैं जो अभी भी चलता है। एरन इस बात से एकदम फ्रस्ट्रेट हो गया, इसीलिए वो गुस्सा होकर बाहर आ जाता है। एरन जब बाहर की तरफ मौजूद था तो जस्टिन उसके पास जाता है उसे संभालने के लिए। एरन ने बताया कि ये पूरी जगह उसने बहुत मेहनत से बनाई थी। यहाँ पर जितनी भी चीजें उगाई जाती हैं वो हम ट्राई करते थे कि एक बिजनेस के रूप में कन्वर्ट करें, जैसे कि वो अनजान से बियर जिससे कि वो दूसरे सिटीज में ट्रांसफर करते थे। लेकिन जब से इस पूरे कल्ट ग्रुप का नाम खराब हो चुका है तब से ही कई सारी इंडस्ट्रीज उनके यहाँ से बियर्स लेना बंद कर दिए। इससे पूरे ग्रुप की फाइनेंशियल कंडीशन को काफी नुकसान हुआ। पर एरन जानता था कि उसका भाई जस्टिन ये सब नहीं समझेगा तो वो वहां से चला जाता है। अब जस्टिन यहाँ जब अपनी कार की मदद से उस जगह से निकला तो वो कार बंद हो जाती है। इनफैक्ट उसे पैदल ही चलकर जाना पड़ता है जंगल को क्रॉस करने के लिए। अचानक अब जमीन पर कई सारी फॉग आ जाती है और दूसरी तरफ से एक सांप आ गया था। जस्टिन अपनी जान बचाने के लिए तुरंत पीछे की तरफ भागा। अब तो उसे वही घर मिल गया था जिसके चारों तरफ अजीब तरीके की स्टिक्स लगी होती हैं। जस्टिन की नजर तुरंत ही काल के ऊपर गई जो उस घर के दरवाजे के अंदर जा रहा था। जस्टिन तुरंत ही काल के पीछे जाता है ये पता करने के लिए कि यहाँ क्या चल रहा है। जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो पता चला कि उस जगह पर काल की डेड बॉडी मौजूद है। इससे वो बहुत ज्यादा शॉक हो गया। पर चौंकाने वाली बात हुई कि काल उसके पीछे से ही निकल रहा था। जस्टिन उससे पूछता ही रह गया कि यहाँ दो काल कैसे आ सकते हैं। अब जस्टिन को एकदम शांत कराकर काल बाहर लेके आके उसे समझाता है। उसने साफ साफ कह दिया कि ये पूरी जगह एक टाइम लूप के अंदर फंस चुकी है। मेरी मौत बहुत पहले ही हो चुकी थी, लेकिन जो भी इस माया जाल के अंदर फंसता है उसे कई चीजें बार बार रिपीट होते हुए दिखाई देती थी। जस्टिन कुछ समझ नहीं रहा था, इसीलिए उसे डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए काल एक सिगरेट को बाहर फेंकता है। वो जैसे ही स्टिक्स के दूसरी तरफ गई तो गायब हो जाती है। काल भी उस जगह से निकलकर गायब हो जाता और पीछे की तरफ दरवाजे से आता। यानी सच में जस्टिन को भरोसा हो गया है कि ये एक टाइम लूप है और काल की बहुत पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। काल ने तो जस्टिन को भी वार्न किया कि तुम्हें यहाँ से जल्द निकलना होगा, नहीं तो तुम और तुम्हारा भाई भी इस पूरे माया जाल के अंदर फंस जाएंगे। चौंकाने वाली बात ये थी कि जो ये पूरे कल्ट के ग्रुप होते हैं वो सब इस टाइम लूप में अफेक्टेड हैं। किसी न किसी रीजन की वजह से उनकी मृत्यु हो चुकी है, पर जो बाहर से लोग आते थे उन्हें सब कुछ नॉर्मल दिखता था। जो भी एंटिटी ये टाइम लूप में उन्हें फंसा रही है वो बहुत ही खतरनाक है। उसे मारने के लिए हमें वेपन्स चाहिए, तो इसीलिए काल उसे मैप का एक रूम बताने लगा जहाँ पर टीम नाम का आदमी पहरा दे रहा था। जस्टिन को किसी भी हालत में वहां से जाकर वेपन्स लाने होंगे और उन्हें आजाद करना होगा। जस्टिन एकदम से घबराया हुआ था क्योंकि ये चीजें उसके लिए पूरी तरीके से नहीं थी और तो और उसे अपने और अपने भाई के लिए बहुत डर लग रहा होता है। वहां से निकलने के बाद जस्टिन एरन और जेनिफर को उसी जगह पर लेकर जाता है। एरन ने भी पहली बार इन चीजों को नोटिस किया और जस्टिन को जितना पता था वो उसे बता देता है, जैसे कि ये एक टाइम लूप है जो एंटिटी हमें फंसाने की कोशिश कर रही है और अगर आसमान में जब तीसरा मून भी आ गया तो वो हमेशा हमेशा के लिए यहाँ फंसे रह जाएंगे। उन्हें तीसरे मून आने से पहले कुछ सोल्यूशन ढूंढना होगा और यहाँ के एक श्राप से बाहर निकलना होगा। इतना तो कंफर्म है कि एरन और जस्टिन भी इस लूप में फंस चुके हैं क्योंकि जो चीजें उन्हें दिखाई दे रही थी उनका रियलिटी से कोई ताल्लुक ही नहीं होता। इवन वो तो कुछ लोगों से भी मिल रहे थे जो पहले ही मर चुके थे, लेकिन लूप की वजह से उनकी लाइफ वापस से रीअकरिंग हो रही थी। एक आदमी तो अपने आप को जलाकर मार देता है क्योंकि वहां रिसोर्सेस की कमी थी। वहीं एरन को टेंट के अंदर एक दूसरा आदमी मिला था जिसके ऊपर किसी ने हमला करके उसे खत्म कर दिया होता है, बट वो चीजें वहीं पर बार बार दिखाई जा रही थी। एरन और जस्टिन समझ चुके थे कि ये सब अब उनके साथ भी हो सकता है। वो किसी रीजन की वजह से यहाँ पर मर जाएंगे और यही लूप उन्हें बार बार वही लाइफ गुजारता जाएगा। एरन और जस्टिन एकदम से परेशान हो गए थे, लेकिन फिर भी वो किसी भी तरीके से वेपन लेने में कामयाब हो जाते हैं। उन दोनों ने सबसे पहले लकड़ी लगी हुई उस पूरी जगह को पूरा डिस्ट्रॉय किया और वहां से भागने की कोशिश की। इतना मेहनत करने के बाद वो सब गाड़ी के अंदर बैठ तो जाते हैं और वहां से दूर भी निकल जाते हैं, लेकिन पीछे की तरफ वो तीसरा मून भी दिखाई देता है जिससे ये कंफर्म हो गया कि वो दोनों हमेशा हमेशा के लिए लूप में फंसे रह गए हैं। वो जहां भी जाएंगे वापस लौटकर यहीं आ जाएंगे, यानी उस पूरे कल्ट ग्रुप के साथ दोनों की भी जिंदगी एक लूप में फंसी रह जाएगी। हमारी ये डेडली कहानी भी यहीं खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बता देना, और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।